हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनका एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इन हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी का प्रशासन कैसा होता था? द किंग वॉज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन का हेड कौन होता था? राजा। एंड कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्स। और जो राजा होते थे वो आर्म फोर्स के कमांडर इन चीफ होते थे। द किंग पोजीशन वॉज हेरिडिटरी। किंग की जो पोजीशन होती थी वो हेरिडिटरी होती थी, वंशागत होती, मतलब इनके आगे राजा के जो आगे बेटे थे वही आगे जो है सिंहासन पे बैठते थे। एंड द एल्डेस्ट सन यूजुअली सक्सीडेड टू थ्रोन। ठीक है, जो इनका बड़ा बेटा था वही आगे सिंहासन पे बैठता था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी डिवाइडेड इनटू सेवरल प्रोविंसेस कॉल्ड राष्ट्रास। राष्ट्रकूट डायनेस्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड था। प्रोविंसेस को कहा गया इसमें राष्ट्रास। एंड प्रोविंसेस फर्दर डिवाइडेड इनटू विषया डिस्ट्रिक्ट्स। इट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय वैश्य। ठीक है, तो इन्होंने प्रोविंसेस को आगे डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट्स को कहा गया वैश्या। विषय जो थी वो किसके द्वारा जो थी वो एडमिन की जाती थी? वैश्यापति। फिर आगे इन्होंने डिस्ट्रिक्ट को आगे इन्होंने फर्दर डिवाइड किया भुक्तिस। भुक्तिस कंसिस्टिंग ऑफ 50 to 60 विलेजेस। इसमें इसके अंडर जो है 50 to 60 विलेजेस होते थे। एंड अंडर कंट्रोल था भोग्यापति। और इसका कंट्रोल किसके अंडर होता था? भोग्यापति के पास। लॉ एंड ऑर्डर इन द टाउन्स। जो टाउन थे उनके जो लॉ एंड ऑर्डर थे उनको कौन मेंटेन करता था? उसको क्या कहा जाता था? मेंटेन बाय द ऑफिसर कॉल्ड कोस्टपाल एंड कोतवाल। ठीक है, आपने याद रखना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन बाय द ऑफिसर कॉल्ड कोस्टपाल एंड कोतवाल। रिवेन्यू ऑफिसर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो रिवेन्यू ऑफिसर था उसको क्या कहा जाता था? देशाग्रामाकुटा और नवकबुदा। तो ये चीजें आपने याद रखनी है कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी में प्रोविंसेस को क्या कहा जाता था? प्रोविंसेस को आगे फर्दर जो डिवाइड किया था विषय में, उसके बाद जो भुक्तिस में आगे डिवाइड किया गया। लॉ एंड ऑर्डर जो है थे वो कौन मेंटेन करता था? उस ऑफिसर को क्या कहा जाता था? रेवेन्यू ऑफिसर को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो यही चीजें आपने याद रखनी है इसमें। और एडमिनिस्ट्रेशन के हेड कौन होता था? किंग। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है सोसाइटी। शैविज्म एंड वैष्णविज्म फ्लोराइज्ड अंडर द रेन ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के शासनकाल के दौरान जो है शैव धर्म और वैष्णव धर्म काफी फला फूला था। शैविज्म में था वर्शिप ऑफ शिवा एंड वैष्णविज्म में था वर्शिप ऑफ विष्णु। कुछ शासक ने शैव धर्म का समर्थन किया और एलोरा में कैलाश टेम्पल का निर्माण करवाया। एंड कुछ शासक ने वैष्णव धर्म का समर्थन किया और विष्णु को समर्पित कई मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें पातालेश्वर टेम्पल इन पुणे। एंड इन्होंने जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी समर्थन किया। डोनेशन वर मेड टू द ब्राह्मण्स, जैन टेम्पल्स एंड बुद्धिस्ट विहार। इन्होंने जो कई डोनेशंस दी ब्राह्मण, जैन टेम्पल्स एंड बुद्धिस्ट विहार्स में। अब है नेक्स्ट इनकी इकोनॉमी। द लैंड टैक्स वॉज नोन एज उदंगा और भागकारा। उस टाइम पे जो भूमि कर दिया जाता था उसको कहा जाता था उद्रंगा और भागकारा। द 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस, जो प्रोडक्शन का 1/4 हिस्सा होता था। अब है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कपड़ा उद्योग जो था इस डायनेस्टी के टाइम पे जो है काफी बड़ा था। द कल्चर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। द रूलर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी पैट्रोनाइज संस्कृत लिटरेचर एंड एट द सेम टाइम जैन लिटरेचर टू मेक प्रोग्रेस। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो शासक थे उन्होंने संस्कृत लिटरेचर को संरक्षण दी थी, बट साथ ही साथ जो है जैन लिटरेचर भी काफी प्रोग्रेस में रहा था। फिर है लिटरेचर। अमोघवर्षा फर्स्ट रोट कविराजमार्गा विच वॉज अ लैंडमार्क इन कन्नड़ लिटरेचर। अमोघवर्षा ने जो एक कन्नड़ लिटरेचर लिखा जिसका नाम था कविराजमार्गा, और एक इन्होंने संस्कृत में भी लिखा था, उसका नाम आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। द थ्री जेम्स ऑफ एंशिएंट कन्नड़ लिटरेचर, पंपा, रना, पोना। ठीक है, एक कन्नड़ पोइट थे उस टाइम पे जो काफी फेमस थे, पंपा, रना, पोना। इनको संरक्षण दी थी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो लास्ट शासक थे कृष्णा थर्ड, उन्होंने जो है इनको संरक्षण दी थी। एंड दे रोट बुक्स इन कन्नड़, और इन्होंने कन्नड़ में जो है कई बुक्स लिखी। पंपा आदि पुराना, विक्रमा अर्जुना विजया, रना गदायुधा, पोना शांति पुराना। उसके बाद एक और राइटर थे महावीर वीराचार्य,
और मैथमेटिशियन, ये मैथमेटिशियन थे, रोट गणित सार संग्रह इन संस्कृत, जो इन्होंने संस्कृत में लिखा था। तो ये भी जो थे इसी टाइम पे थे। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है कि लैंड टैक्स को क्या कहा जाता था। नेक्स्ट राइटर है हलायुद्धा, रोट कवि रहस्य इन संस्कृत। ये संस्कृत में लिखी थी और ये कब लिखी गई थी? जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के शासक थे कृष्णा थर्ड, उनके शासनकाल के दौरान जो है ये लिखी गई थी। कन्नड़ लैंग्वेज रिसीव्ड ग्रेट पैट्रोनेट एंड गोल्डन एज इन दिस इरा। इस युग को कहा गया गोल्डन एज ऑफ कन्नड़ लैंग्वेज। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। अब इनका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। एलोरा केव्स कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। शोकेस अ रिमार्केबल ब्लेंड ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन रॉक कट टेम्पल्स। यहाँ पे जो है बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन रॉक कट टेम्पल्स है। 34 रॉक कट टेम्पल्स एंड मोनिस्ट्रीज है। यहाँ पे टोटल 34 रॉक कट टेम्पल्स एंड मोनिस्ट्रीज है। इसमें एक है कैलासा टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ठीक है। कैलासा टेम्पल कहाँ पे है? एलोरा केव्स में है। ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। 8th सेंचुरी में ये बनाया गया था और किसने बनाया था? राष्ट्रकूट किंग थे कृष्णा थर्ड। एंड केव नंबर 16 नोन एज कैलासा टेम्पल इंटायरली क्रेव्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक, और ये एक सिंगल चट्टान पे बनाया गया था। द्रविड़ा आर्किटेक्चर स्टाइल, और द्रविड़ा आर्किटेक्चर स्टाइल में ये बनाया गया एट एलोरा केव इन महाराष्ट्र, इंडिया लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू टेम्पल। नेक्स्ट जो है 10 अवतारा टेम्पल, जो केव नंबर 15 में है, और ये किसने बनाया? कृष्णा फर्स्ट ने। द केव इज डेडिकेटेड टू विष्णु एंड हिज 10 अवतारा और इंक्रिनेशन, और ये जो केव है ये किसको डेडिकेटेड है? विष्णु भगवान जी के और इनके 10 अवतारों को ये डेडिकेटेड है। वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव हिंदू केव्स एट एलोरा। अब नेक्स्ट है हमारा एलिफेंटा केव। एलिफेंटा केव्स लोकेटेड ऑन एलिफेंटा आइलैंड। कहाँ पे ये? एलिफेंटा आइलैंड पे लोकेटेड है, नियर मुंबई। इट वॉज ओरिजिनली कॉल्ड श्रीपुरी। इसको क्या कहा गया? श्रीपुरी। द पोर्टुगीज आफ्टर सीइंग द लार्ज फिगर ऑफ द एलिफेंट नेम्ड इट्स एलिफेंटा। द पोर्टुगीज ने जो है एलिफेंट के, हाथी की जो है एक बड़ी वो देखी तो उसको नाम दे दिया एलिफेंटा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है, विद अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट केव्स ऑल्सो प्रेजेंट। यहाँ पे जो है बुद्धिस्ट केव्स भी प्रेजेंट है। द एलिफेंटा केव एंट्रेंस इंक्लूड इनॉर्मस द्वारपालिका स्कल्पचर्स। इसके प्रवेश द्वार में जो है विशाल द्वारपालिका की मूर्तियां शामिल है। ऑन द वॉल एनक्लोजिंग द प्रकारा अराउंड द सेक्टर आर स्कल्पचर्स ऑफ नटराजा, गंगाधरा, अर्धनारेश्वरा, सोमस्कंदा एंड त्रिमूर्तिज। इसके गर्भगृह के, जो गर्भगृह क्या होता है? जहां पे जो है भगवान की मूर्ति रखी होती है। तो इसके गर्भगृह के चारों ओर प्रकार को घेरने वाली जो दीवारों पर नटराजा, गंगाधरा, अर्धनारेश्वरा, सोमस्कंदा और त्रिमूर्तियों की मूर्तियां हैं। नेक्स्ट टेम्पल है नवलिंगा टेम्पल। नवलिंगा टेम्पल अमोघ वर्षा फर्स्ट और हिज सन कृष्णा सेकंड, और रूलर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी कंस्ट्रक्टेड द नवलिंगा टेम्पल इन 9th सेंचुरी। ठीक है, इस टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? 9th सेंचुरी में अमोघ वर्षा और उनके जो बेटे थे कृष्णा थर्ड ने। कहाँ पे सिचुएटेड है? कहाँ पे है? कुगनूर, कर्नाटका में ये लोकेटेड है। द 9 टेम्पल क्लस्टर्स, 9 मंदिरों का ये एक ग्रुप है जो बनाया गया है द्रविड़ आर्किटेक्चर स्टाइल में। ठीक है, कौन से स्टाइल में? ये द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में ये बनाया गया है। ग्रुप ऑफ 9 टेम्पल्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, और ये 9 मंदिरों का समूह है जो शिव भगवान को डेडिकेटेड है। ईच टेम्पल हाउसेज अ लिंगा विद यूनिक डिजाइन एंड क्रेप, और ये हर एक जो मंदिर है उसके जो वहां पे शिवलिंग है वो अलग डिजाइन में बनाया गया है। तो ये रहा हमारा इनके एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, सोसाइटी, कल्चर और लिटरेचर के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू।